अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मेरे साथ नादिया शकील सिखाने वाली हैं और ये मेरे स्टूडेंट हैं और जीएसक्यू डिजिटल स्कूल के इंटरव्यू डिपार्टमेंट की हेड भी हैं। आज थोड़ा-सा ना स्क्रीन मेरी है और इंटरव्यू ये करेंगी और ज़रा उल्ट होगा। तो आज मैं ये इंटरव्यू करेंगी और हम इनसे बातें करेंगे, ये सवाल करेंगी। तो इन्होंने अभी अपने 100 इंटरव्यूज़ जो हैं वो कंप्लीट कर दिए हैं। जी नादिया। जी अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले। और जी भाई मेरे आज 100 कंप्लीट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो आपकी ही वजह से हुए हैं। मैं आपका इंटरव्यू करवाना, आपका इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ थोड़ा सा अपनी तरफ से, अगर इजाजत हो तो। जी जी ज़रूर। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया शकील और मेरा ताल्लुक रोशनियों के शहर कराची से है। और आज मैं सर गुलशेर के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ अपना 101 इंटरव्यू लेकर। और मैं सर गुलशेर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। इनका ताल्लुक लियाकतपुर से है। ये फाउंडर हैं जीएसक्यू डिजिटल के, और मैं उसकी हेड हूँ इंटरव्यू डिपार्टमेंट की। और ये एक्सपर्ट टीचर हैं फ्रीलांसिंग, कैनवा प्लस, फाइवर के। ये सीईओ भी हैं 100 माइंड्स मीट के, और मेरे मेंटोर हैं। और ये शागिर्द हैं सर रेहान अल्लाहवाला के, एक बहुत काबिल इंसान। इनकी ही हौसला अफजाई की वजह से आज मैं 100 इंटरव्यूज जो है वो कंप्लीट कर पाई हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सर गुलशेर की ही वजह से हूँ। सर गुलशेर ने जीएसक्यू डिजिटल स्कूल बनाया है ऑनलाइन, और वो उनका मकसद ये है कि वो ज्यादा से ज्यादातर लोगों में फ्रीलांसिंग की अवेयरनेस फैला सके। और आने वाले दौर में जो है फ्रीलांसिंग की बहुत डिमांड होगी और वैल्यू होगी, और जो नहीं कर रहा होगा उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। तो सर गुलशेर का मकसद यही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फ्रीलांसिंग के बारे में बताना, उन लोगों को फ्रीलांसिंग के साइट पे लाना, उनको सिखाना और उनको कमाना सिखाना कि कमाना किस तरीके से। तो ये इनका मकसद है स्कूल बनाने का। और इसमें हम बहुत सारे ट्रेनर्स कोशा हैं और सर गुलशेर के साथ हैं। इंशाल्लाह हम इस मकसद को कामयाब जरूर करेंगे। जी सर। जी नादिया। मैं पहला पहला आपने क्वेश्चन आपसे बुलाया करूं? मुझे। जी जी सर। ज़रूर। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूंगी, सर गुलशेर हैं कौन? इतने सारे काम सर गुलशेर किस तरीके से करते हैं? मैं जानना चाहूंगी कि सर गुलशेर हैं कौन? मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं सब कुछ अपने असातिज़ा की वजह से हूँ। ये मेरे असातिज़ा ही की तरबियत की वजह से है कि मैं जो भी करता हूँ उनकी रहनुमाई और तरबियत की वजह से। मेरे उस्ताद, मेरे मेंटोर रेहान साहब मुझे जो बोलते जाते हैं, जो कह देते हैं कि बेटा आप ये कर लें, बेटा आप ये कर दें, ठीक है बस मैं करता जाता हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ असातिज़ा ही हैं, रेहान साहब ही हैं, ये सब कुछ उन्हीं का ही है, बस उन्हीं के कहने पे मैं करता जाता हूँ। बेहतरीन भाई। मैं ये जानना भी चाहूंगी कि आपने आपकी एजुकेशन कितनी है, आपकी बेसिक तालीम, दरसी तालीम वो कितनी है? क्योंकि वो किसी को भी नहीं पता, तो मुझे बड़ा तजस्सुस से मैं जानना चाहती हूँ कि वो कितनी है। जी नादिया, मैंने वैसे कई दफ़ा बताया कि कई इंटरव्यूज़ में भी बताया, मुझसे ये कई दफ़ा सवाल भी हुआ। मैंने बीएस किया है बायोकेमिस्ट्री के अंदर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से। माशाल्लाह भाई, फिर आपने आगे तालीम क्यों नहीं जारी रखी? आपने ड्रॉप क्यों किया? आगे क्यों नहीं पढ़ा आपने? मजीद आगे क्यों नहीं पढ़ाई की? नादिया एक्चुअल में ना आगे क्यों नहीं पढ़ा उसकी एक स्पेसिफिक रीज़न ये है कि मुझे
हालाँकि एजुकेशन जो मेरा एकेडमिक वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से बहुत अच्छा रहा है। मैट्रिक में भी, इंटरमीडिएट एफएससी के अंदर भी बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए, देन बीएस किया और उसके अंदर भी। लेकिन एक्चुअल में सिस्टम या एजुकेशन एक की जो हमारी एक डिग्री होती है, जो उससे हमें मिलना चाहिए, वो उस तरह से किसी को भी गेन नहीं होता। लेकिन मेरा ना बचपन से ही एक तो होता था कि मैं चाहता था कि मेरी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। तो मैंने हदीसें मुबारक पढ़ी, खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोगों में से बेहतर है वो शख्स जो अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। तो मैं कहीं न कहीं किसी न किसी तरह इसके ऊपर काम कर रहा होता था। तो हुआ यूँ कि सेकंड ईयर में था तो मैंने अपने दोस्तों के साथ प्लान किया कि हमें चाहिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए जिससे हम लोगों की ज़िंदगी में वैल्यूज़ ऐड कर सकें और वो लोग स्किल सीख सकें और अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकें। जबकि तब तो मुझे भी खुद इतनी कोई नॉलेज भी नहीं थी और इतना कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन बस एक सोच थी, एक ख़्याल था कि ऐसा करना है। तो फिर उसको करना शुरू किया, फिर एक उस्ताद मिल गए रेहान साहब। तो रेहान साहब के मिलने की वजह से उनकी रहनुमाई और उनकी तरबियत में, उनकी सोहबत ने वो सब कुछ बना दिया जो कि मैं करना चाहता था। मुझे मिशन भी मिल गया, मेरी ज़िंदगी में मकसद भी जुड़ गया और अब तो चैट जीपीटी भी आ गया। तो अब तो हर इंसान हर सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी बन सकता है। तो उसकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन क्योंकि मेरा अपना एक ऑनलाइन स्कूल है, जिसको मैं खुद लीड करता हूँ, मेरे पास ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं। और मुझे ये समझ आ गया कि ये ज़माना पता कौन-सा ज़माना है इस वाले दौर में। पहले होता था कि आप तालीम हासिल करें और जॉब ले लें आप। लेकिन ये वाला जो ज़माना है, जो आज के दौर का मौजूदा ज़माना है, इसमें तालीम और हुनर साथ-साथ जाएँ। आपके पास तालीम भी होनी चाहिए, आपके पास हुनर भी होना चाहिए। नहीं तो अगर आपने मैट्रिक किया होगा, आपने मिडल किया है, आप इंटरमीडिएट हैं, एफएससी पास हैं या आपने सिंपल बीए या ग्रेजुएशंस किया होगा, तो आप अगर आपके पास एकेडमिक रिजल्ट आपका अच्छा नहीं है, बैकग्राउंड है या नहीं है, एट लीस्ट आपके पास डिजिटल स्किल्स में से कोई भी एक स्किल जो कि इंटरनेट की दुनिया में आप फ्रीलांसिंग करके उसको सेल कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक पूरी स्टैट है, आप गूगल पे जाएँ, उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लिखें, तो 2025 तक वो ऐसी 10 स्किल्स बताता है जो कि जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। तो अब ज़माना स्किल का है, तो हमें स्किल की तालीम होनी चाहिए, सोशल मीडिया की तालीम होनी चाहिए, इंटरनेट की तालीम होनी चाहिए। अब हम क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया का हिस्सा बन गए, तो अब हम तालीम भी टेक्नोलॉजी वाली हासिल करेंगे। तो इसीलिए भी मैंने फर्दर खुद को नहीं कंटिन्यू किया और अब मैं अपने आप को मुझे टेक्नोलॉजी के साथ खेलना पसंद है, जिस तरह से बच्चों को मैकेनिकी करना पसंद होता है खिलौनों के साथ। तो उसी तरह से मुझे टेक्नोलॉजी के साथ खेलना बहुत पसंद है, तो मैं उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ, सीखने की मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है, एक नई चीज़ होती है। तो चाहे वो उसको जैसा भी करता हूँ, गलती करता हूँ, तो मैं सीखता हूँ। लेकिन मैं टेक्नोलॉजी के साथ खेलना मुझे अच्छा लगता है। ये मैंने अपने उस्ताद से सीखा है और मैं इसी की तालीम और इसी की डिग्री समझ लें मैं करता रहता हूँ। बेहतरीन। सर मैं ये जानना चाहूँगी कि आप जिस शहर में रहते हैं लियाकतपुर क्या वहाँ इतनी अवेयरनेस है लोगों को इंटरनेट की कि वहाँ पर फ्रीलांसिंग करवाई जाए या आपके माइंड में ये सारी बातें कैसे आई कि मुझे ऑनलाइन काम करना चाहिए या सर रेहान का आपको किस तरीके से पता चला? ये बहुत सारी बातें हैं जो मेरे ज़हन में आती हैं कि आपका शहर एस्टेब्लिश है इस हवाले से कि लोगों को अवेयरनेस है, लोगों को पता है कि नेट भी होता है और इसमें काम भी किया जाता है और आप जैसे काबिल लोग भी वहीं से हैं, तो मैं जानना चाहूँगी। नादिया हमारा जो एरिया है ये इसमें ये है कि तालीम और एजुकेशन इदारे बहुत ज़्यादा मौजूद है हमारे यहाँ पे ना और बहुत लोगों का बड़ा फ़ोकस होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे-अच्छे स्कूल्स में पढ़ाएँ और बड़े एक इसको एक ट्रेंड कह लें, ये बहुत ज़्यादा ये नीचे मैंने देखा है इधर। लेकिन इंटरनेट है ना, ये अभी भी बहुत से ऐसे इलाके हैं या ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे लोगों को नहीं पता कि इंटरनेट से पैसे कमाए जा सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करके पैसे कमाए जा सकते हैं। कुछ लोग कर रहे हैं,
तो वो छुप के कर रहे हैं, मतलब अपने घरों में कर रहे हैं, उसके साथ वाले घर को भी नहीं पता कि वो कर रहे हैं। कल ही मैं एक भाई हैं बाबर गुज्जर साहब, तो उनको मैं मिल के आऊँ। तो अब वो पिछले 2016 से वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अमेज़न पे काम कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ वाले घर को भी नहीं पता कि भई वो तो ये काम करता है। तो कुछ कर भी रहे हैं लोग, लेकिन बताना नहीं चाह रहे होते हैं, सामने नहीं आते। ये लोगों को पता नहीं चलता कि इंटरनेट है, फ्रीलांसिंग है। यकीन तब भी आएगा जब हम बहुत से लोगों को काम करता हुआ देखेंगे। हम बाज़ार में किसी भी चीज़ की दुकान क्यों खोल लेते हैं? कपड़े की दुकान क्यों बना लेते हैं? जूतों की दुकान क्यों, जनरल स्टोर क्यों बना लेते हैं? क्योंकि हमने देखा कि यार 10 दुकानें ऑलरेडी हैं। तो इसी तरह जब फ्रीलांसिंग और इंटरनेट की दुनिया में जब हम एक-दूसरे को देखेंगे कि यार मेरे साथ वाला हमसाया भी कर रहा है, मेरा दोस्त भी कर रहा है, तो मैं भी कर लूँ, तो फिर मैं भी करने लग जाऊँगा। तो इसमें अवेयरनेस तो अभी भी कहीं भी 150 मिलियन मोबाइल यूज़र्स होने के बावजूद फ्रीलांसिंग की जिस तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए, फ्रीलांसिंग पे लोगों को काम करना चाहिए, अभी तक उस तरह से नहीं होता। तो इंशाल्लाह अब काम कर रहे हैं, आप जैसे मेहनती लोग सारे जो हैं वो आ चुके हैं, ठीक है? आप हैं, उसके बाद ज़रीन है, अनिला है, मरियम है, तो सब लोग मेहनत करेंगे इंशाल्लाह, जब तक अवेयरनेस पहुँचेगी। रेहान साहब ने जितना कंट्रीब्यूट किया फ्रीलांसिंग की दुनिया में, फ्रीलांसिंग की अवेयरनेस में, तारीख में किसी ने नहीं किया। बेहतरीन। भाई मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको सर रेहान का कैसे पता चला और आप अब सर रेहान से इतना करीब कैसे हैं? नादिया, सर रेहान साहब का पता मुझे यूँ चला कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, इसी ने मुझे रेहान साहब का दिखाया कि ये रेहान साहब हैं। मैं एक दिन अपने ऑफ़िस बैठा था, जिस तरह से आज बैठा हूँ, तो मैं बैठा हुआ और मैं उसको ना एक वीडियो देख रहा था, डॉक्टर जावेद साहब की। तो वीडियो देखते उसको थोड़ा-सा स्क्रॉल किया है, तो देन रेहान साहब की एक वीडियो आ गई। मैंने देखा रेहान साहब ने बड़ा एक खूबसूरत-सा ड्रेस पहना हुआ है, शेरवानी पहनी हुई है और रेहान साहब कह रहे हैं कि आप मेरे 500 म्यूचुअल दोस्त बना लें। मैं ज़रा हैरान हुआ कि 500 दोस्त बनाने का क्या तरीका है और क्यों? मतलब 500 दोस्त हमें इनके क्यों बनाने चाहिए? मेरे अंदर एक सवाल पैदा हुआ। लेकिन मेरी एक आदत है कि जब भी मैं किसी की बात को सुनता हूँ, तो मैं आधी-अधूरी बात नहीं सुनता। मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ कि बात और मैसेज क्या दिया जा रहा है, कहा क्या जा रहा है। तो उनकी लिंक आ गया कि रेहान 33.com पे जाएँ और वहाँ पे आप 500 दोस्तों को ऐड करना शुरू कर दें। मैं चला गया, उनकी प्रोफ़ाइल ढूँढी, प्रोफ़ाइल पे गया, तो मैंने देखा कि वहाँ की दुनिया और जिस दुनिया में मैं रह रहा हूँ, वो तो बहुत ही मुख्तलिफ है। इतना फ़र्क है उस दुनिया में कि मैं तो अपने आप को मुझे लगने लग गया कि मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है? मैं हूँ ही कुछ नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। असल में दुनिया के पास स्किल्स हैं, लोग कितने खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, खुद को कितना ज़्यादा चीज़ें सिखा रहे हैं। तो मैंने कहा वाह भैया! बंदे में दम है भई, बड़ी ज़बरदस्त बात की। तो मैंने उनको ब्लाइंडली फ़ॉलो करना शुरू कर दिया थ्रू फ़ेसबुक। वो वीडियोज़ देखी, वो वीडियोज़ लगाते, मैं उनकी वीडियो को देखता, जैसे वो बताते वो मैं करता। फिर एक दिन सुबह यूँ हुआ कि मेरी एक आदत है कि सुबह उठ के मैं मोबाइल नहीं चलाता। सुबह-सुबह उठ के बिल्कुल नहीं चलाता। लेकिन वो पहली सुबह थी, जब मैंने उठा और कुदरती मोबाइल को मैंने ओपन किया तो देखा तो रेहान साहब की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। मैं तो खुशी से झूमा ना समाऊँ। मैं तो खुश कि मोहसिन की रिक्वेस्ट आई है। वो मेरी ज़िंदगी का बहुत खुशकिस्मत लम्हा था कि देखिए जिसको उस्ताद मानते हैं, मैं उनको उस्ताद कहता था और उस्ताद ये हुस्न नज़र फरमा दें, तो मैंने बड़ी खुशी से अपनी वालिदा को बताया, सबको बताना शुरू कर दिया कि आज रेहान साहब ने रिक्वेस्ट भेजी। फिर उनका कुछ देर बाद मुझे मैसेज आ गया, अस्सलाम वालेकुम बेटे। मैं कहा वालेकुम सलाम। फिर उन्होंने कुछ कोर्सेज़ अपने सेंड कर दिए। फिर रेहान साहब ने कहा, क्या मुझसे वो कुछ सीखना चाहेंगे जो मैं जानता हूँ? तो मैंने कहा सर मेरी इससे बड़ी खुशकिस्मती ये देखें, उस्ताद का होना बड़ी सादत की बात है, बड़े नसीब की बात है। और मुझे एक बेहतरीन, एक अज़ीम इंसान की सूरत में एक अज़ीम उस्ताद, टीचर ऑफ द टीचर्स, लीडर्स ऑफ द लीडर्स, सुप्रीम लीडर हैं रेहान साहब। तो इनकी शागिर्दी नसीब हुई। मालिक कायनात का करम हुआ कि इनकी शागिर्दी में, इनकी तरबियत में
मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी हूँ मैं आपको दिखाई देता हूँ, जो कुछ आपको नज़र आता है, मैं जो कुछ कर रहा होता हूँ, ये मेरे उस्ताद ही की वजह से, ये रेहान साहब ही की वजह से है, ये वासिफ़ अली वाज साहब की वजह से है, मियाँ नसार साहब की वजह से है और मेरी वालिदा माजिज़ा। मेरी वालिदा मेरी मौसी हैं, उस्ताद हैं, तो ये जितने 4 लोगों के मैंने आपको नाम ये वो मेरी ज़िंदगी के मोहसिनीन लोग हैं, मेरी ज़िंदगी के वो कीमती सरमाया हैं, जो कुछ भी हूँ इन्हीं की वजह से। इन्हीं का असर है मेरी ज़िंदगी पे, इन्हीं स की तरबियत की वजह से मैं कुछ वो फरमा देते हैं, मैं कोशिश कर देता हूँ। अभी तो मैं रेहान साहब को 1% नाजरीन शायद सरगुलशेर का नेट कनेक्शन सही नहीं है, हम थोड़ी देर वेट करते हैं उनका। तो अभी मैं उस तरह से रेहान साहब को फ़ॉलो ही नहीं कर अभी तो सिर्फ़ 1% से भी बहुत कम फ़ॉलो करता हूँ। तो बस उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी नज़र है, वो तरबियत फ़रमा देते हैं, वो मुझे खुद को बेहतर करने का एक मौका दे देते हैं और उनकी तरबियत, उनकी रहनुमाई में मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। बेहतरीन। भाई मैं ये जानना चाहूँगी कि सर रेहान से मिलकर आपके अंदर क्या-क्या चेंज आया? आपने क्या-क्या सीखा उनसे? जी, नादिया बिल्कुल जब मुझे रेहान साहब ने कहा कि बेटे आप आ जाएँ, मैं पाकिस्तान हूँ और आप मुझसे मिल लें। मुझे दुनिया की वो ऐसी एक तलब मेरी वो देरीना ख़्वाहिश, वो मेरे अंदर की जो जब से मैं रेहान साहब को फ़ॉलो कर रहा था, बहैसियत उस रेहान साहब का शागिर्द के वो जैसे बताते मैं करता जाता। तो कई दफ़ा ख़्याल आया दिल में कि एक दफ़ा कराची चला जाऊँ और रेहान साहब से मिल लाऊँ, उनसे मुलाकात कर लूँ, उनका दीदार शर्फ़ नसीब हो जाए। बड़ी बहुत कोशिश होती थी, इतना ज़्यादा कभी-कभी बेचैनी, बेकरारी होती थी कि उस्ताद की ज़ियारत होनी चाहिए, उस्ताद की सोहबत में कुछ टाइम गुज़ारना चाहिए मुझे। लेकिन ये सोच के मैं रुक जाता था कि जब वो बुलाएँगे तो जाना, ऐसे नहीं जाना। वो बुलाएँगे, वो कहेंगे कि बेटे आ जाओ, ठीक है? अगर वो इस काबिल समझेंगे कि मैं वाक़ई में इस काबिल हूँ हूँ तो मैं उनका निकम्मा-सा उनके बहुत से अच्छे शागिर्द हैं, लेकिन मैं उनका निकम्मा-सा, नालायक-सा एक शागिर्द हूँ और बस उनकी मेहरबानी है कि मेरे लिए सआदत की बात है कि उन्होंने मुझे अपना शागिर्द बनाया। तो मैं ये सोच के ठहर जाता था। लेकिन जिस दिन उन्होंने कहा कि बेटे आप आ जाएँ और उस दिन मैं यहाँ से आई थिंक इंटरनेट का इश्यू है काफ़ी तो जिसकी वज़ह से बार-बार इंटरप्शन हो रही है। जी, जी भाई, कंटिन्यू कीजिए। आप पहली दफ़ा कब आए फिर? तो जी, नादिया फिर मैं यहाँ से पहली दफ़ा जब आप मुझसे मिलने आई थी, इसी तरह से पहली दफ़ा मैं रेहान साहब से मिलने आया। वो मेरी ज़िंदगी में पहली मेरी मुलाकात थी, जो कि रेहान साहब ने कहा आप आ जाएँ, मेरे पास मेरे घर में ठहर जाइएगा। तो उन्होंने मुझे अपने घर में ठहराया और अपने पास रखा
और मुझे उनके पास आके बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी और शहर में आया हूँ, किसी और जगह पे आया हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल अपने घर में ही मौजूद। उन्होंने बिल्कुल अपने बच्चों की तरह, अपने बेटों की तरह मुझे रखा। हर थोड़ी देर बाद, "बेटे आपका सफ़र अच्छा गुज़रा, बेटे आपको सब कुछ ठीक जा रहा है।" उसके बाद वहाँ पे जब मैं पहुँचा, तो उसके बाद फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो मैं ना देख के इतना खुश हुआ, जैसे ही मेरी पहली नज़र उस्ताद पे पड़ी है, उस्ताद के चेहरे पे पड़ी है। यकीन करें कि इतने प्यारे हैं माशाल्लाह, इतने प्यारे, और मेरा दिल कह रहा था कि बस मैं बैठ जाऊँ और कुछ भी नहीं करूँ और सिर्फ़ अपने उस्ताद की चेहरे की सूरत को, उस्ताद की सोहबत को, उस्ताद के साये को अपने ऊपर जो है ले लूँ, अपने ऊपर उसको तारी करूँ, ताकि वो फ़ैज़, वो चीज़ मैं अपने अंदर वो पैदा कर सकूँ। और जब मैं उनसे मिला, उनसे बात हुई, बहुत अच्छा अंदाज़ है उनका बात करने का। किसी बात को समझाना हो, तो बड़े एक अंदाज़, बड़ी खूबसूरती के साथ बात को समझाते हैं। और मैंने ये सीखा कि प्रोडक्टिव इंसान कैसा होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी ही उसको आगे बढ़ाती है, उसका परफ़ॉर्मेंस लेवल बेहतर होना चाहिए। और मैंने ये सीखा, जो कि सबसे बेहतरीन लेसन था, कि जैसे हम कह देते हैं 24 घंटे मेरे पास टाइम नहीं है, तो 24 घंटे मैंने सीखा कि 24 घंटे बहुत बड़े होते हैं। हमें इन्हें यूटिलाइज़ करना सीखना होता है, हमें इन्हें प्रोडक्टिव बनाना होता है। और भी बहुत सी चीज़ें जो हैं मैंने इस सफ़र में रेहान साहब से सीखी, और फिर रेहान साहब ने कहा कि बेटे आपने इस मिशन को, अपने इस मकसद को आगे लेके जाना है। उन्होंने एप्रिशिएट किया और उन्होंने बड़ी रहनुमाई, तरबियत फ़रमाई। तो मैं हूँ ही उन्हीं की वजह से। मेरे पर जो कुछ भी दिखाई देता है, क्योंकि उस्ताद ही की वजह से है, तो उस्ताद ही की मेहरबानी है सारी। माशाल्लाह, माशाल्लाह सर, बेहतरीन। और आप जैसे काबिल इंसान जो हैं वो मैंने बहुत कम देखे हैं, और मैंने भी सर रेहान का कोर्स नंबर 1 ही किया। उसी में मुझे आपका नंबर मिला और आईडी मिली, मैंने आपसे कांटेक्ट किया। तो ये एक बड़ा अच्छा सर ने जो सिलसिला शुरू किया है 500 म्यूचुअल फ्रेंड का। तो ये कारआमद है, मेरे ख़्याल से बहुत कारआमद है उन लोगों के लिए जो नए आ रहे हैं, जिनको कुछ पता नहीं है, जैसे आप और मैं आए। तो मुझे भी इतना नहीं पता था, लेकिन जब मैं जुड़ी सर रेहान के अ, कोर्स नंबर 1 से, तो मुझे भी बहुत चेंजेस जो है नज़र आए, और आज मेरा 101 इंटरव्यू है अल्हम्दुलिल्लाह। और तो मैंने इस अरसे में बहुत सारे काबिल जो फ्रेंड्स हैं सर के, और फ्रीलांसिंग से अटैच थे, उनसे बहुत सारे लोगों से मैंने इंटरव्यूज़ किए, जिसमें सर रेहान के स्कूल के बच्चे भी थे, उनके टीचर्स भी थे, बाकी और भी उनके फ्रेंड्स में जो थे शामिल लिस्ट में, उनसे भी मैंने इंटरव्यूज़ किए। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत चेंज आया मेरे अंदर, और ये सब क्रेडिट मैं आपको दूँगी, क्योंकि आपने ही मुझे जो है सीख कर मैं आ गई थी, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं किस तरीके से स्टार्ट करूँ। आप वो शख्स हैं जिन्होंने मुझे पुश किया, और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ हूँ और इस काबिल हूँ। भाई, आपने रमज़ान में जो रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू की थी, ये किसी ने भी नहीं शुरू की। फर्स्ट टाइम आपने ये सोचा कि हमें ऑनलाइन डिजिटल तौर पर प्रोग्राम करना चाहिए रमज़ान के हवाले से। तो आप उसके बारे में बताएँ, वो थॉट कैसे आई और आपने कैसे सोचा? क्योंकि इतने सारा हमारा सोशल मीडिया है, लेकिन एक आप वाहिद हैं, जिन्होंने जो है ऑनलाइन जो है शुरू किया था प्रोग्राम, बरकत जी। रमज़ान। नादिया, सबसे पहले जो आपने कोर्स नंबर 1 की बात की सर रेहान साहब के, तो मैंने उस कोर्स का नाम ना कोर्स नंबर 1 मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। उस कोर्स का नाम होना चाहिए लाइफ चेंजिंग साइकिल। ये एक ऐसा कोर्स है, कोर्स नंबर 1, ये पूरा का पूरा लाइफ चेंजिंग साइकिल है। इस कोर्स के मॉडल को जो कि रेहान साहब का है, इसको मैंने अपने बच्चों, जो कि मैंने कैनवा फाइवर के जितने भी स्टूडेंट्स को, बैचेज़ को सिखाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 10वां बैच कैनवा फाइवर का स्टार्ट होने जा रहा है। फर्दर हमारी बेसिक वर्कशॉप्स, यूट्यूब की एबीसीडी, चैट जीपीटी का कोर्स, तो इन सब के ऊपर मैं हर बच्चे के ऊपर, हर शख्स के ऊपर इस कोर्स को ज़रूर अप्लाई करता हूँ और उनको ये सिखा देता हूँ। और मैंने ये देखा कि इतना इम्पैक्ट
क्रिएट होता है और इतना बड़ा रिजल्ट आता है कि उनकी ज़िंदगी और उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ ये है लाइफ चेंजिंग साइकिल। और बरकते रमज़ान का आइडिया मैंने सोचा कि जिस तरह से क्योंकि हमने अपना एक स्कूल बनाया था, ऑनलाइन स्कूल था, और जिस तरह से बाकी इदारे, बाकी बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, टीवी चैनल्स होते हैं, तो वो अपना एक पूरा स्टूडियो बनाते हैं, चीज़ें बनाते हैं और उनकी नशरियात, उनके चैनल्स, उनके प्रोग्राम्स हम तक पहुँच रहे होते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना एक नया तरीका, एक नए अंदाज़ में अगर हम बाकी काम कर रहे हैं, हम इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, हम पॉडकास्ट कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट हम बरकते रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन कर दें, जिसमें हम पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ कि वर्चुअल ऑनलाइन रमज़ान ट्रांसमिशन थी ये, जिसमें आपने कंट्रीब्यूट किया, जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सादिया कॉन्फिडेंस वाली हैं, उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज़ के अंदर इसकी होस्टिंग की, इसको मैनेज किया और पूरा मुकम्मल रमज़ान शरीफ उन्होंने हमारा साथ दिया। बहुत मेहनत के साथ, बड़ी दिली लगन के साथ और बड़ी मुखलिसी के साथ उन्होंने इसको लीड किया। उसके बाद मेरी जीएसक्यू डिजिटल स्कूल की पूरी टीम, जिसमें महानूर थी, आयशा अदील, आयशा सुहेल, ज़रीन, अनीला, इमरान भाई, नादिया आप, नफीसा, ये सब लोग कारी जवाद साहब, इन सब ने मिलके उस ट्रांसमिशन को प्लान किया, उसके ऊपर तैयारी की, ग्राफिक्स के डिज़ाइन किए, पोस्टें डिज़ाइन हुई और ट्रांसमिशन के हवाले से, ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से पूरी टीम, मेरी टीम का क्योंकि बहुत शुक्रिया आपका और सादिया का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने इसको सक्सेसफुल बनाया, कामयाब बनाया। बेहतरीन। अच्छा भाई, मैं आपसे एक बात और जानना चाहती थी कि आप तो काम कर रहे थे, फ्रीलांसिंग आप कर रहे थे, आपने सब सीख लिया था। तो फिर आपने ये कैसे सोचा कि मैं अकेले तरक्की ना करूँ, मेरे साथ पूरा पाकिस्तान तरक्की करे, जो मैं अर्निंग कर रहा हूँ वो मेरा भाई भी करे, मेरा दोस्त भी करे। जबकि आपने अभी जैसे बताया कि वहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ भी ऐसे ही है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो आप दूसरे को, अपने बहन-भाई को नहीं बताते कि कहीं वो ग्रो अप ना हो जाए और मुझे काम ना मिले या मैं नहीं कर पाऊँ, तो ये एक बड़ी बात होती है। लेकिन आप में मैंने ये बात नहीं देखी। आपने ये बात कैसे आई कि मुझे अकेले तरक्की नहीं करनी है, मुझे सबको लेके चलना है। वरना आप अकेले तरक्की करते, आपको क्या पड़ी थी कि आप सबको लेके चलते, आप अपना काम करते रहते। तो ये कैसे आपके माइंड में आया? जी नादिया, ये इस तरह से था कि ना मैं जब 9th क्लास में था, तो मैंने 9th क्लास में एक हदीस मुबारका जो कि जिसका ज़िक्र मैंने थोड़ी देर पहले भी किया, कि मैंने हदीस मुबारका पढ़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम लोगों में से बेहतर वो शख्स जो अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। तो मेरी ज़िंदगी का जो महवर है ना, कुदरत ने यही बना दिया। तो मुझे इसके ऊपर काम करना बहुत पसंद था कि मैं लोगों के लिए कुछ आसानी का सबब बन सकूँ। उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए अपनी तरफ से जो वैल्यू ऐड कर सकूँ, वो कर सकूँ। तो मुझसे जितना हो सकता था, जितनी कोशिश हो सकती थी या जितने मेरे पास वसाइल थे, मैं उस तरह से कर लेता था। जितना भी हो सकता, चाहे वो बिल्कुल थोड़ा-सा होता था या थोड़ा-सा ज़्यादा होता था, पता नहीं, लेकिन जितना होता था, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता था। एक दूसरी चीज़ मेरा एक और मकसद है कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो मैं अपना ज़हन और अपनी जेब खाली करके जाना चाहता हूँ। क्योंकि इंसान इस दुनिया से चला जाता है, इंसान अपनी ज़िंदगी बहुत से तजुर्बात करता है, सीखता है, उसके पास ढेर सारा इल्म इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो वो उसका इतना ढेर सारा इल्म जो कि बहुत से लोगों के काम आ सकता है, बहुत से लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकता है, बहुत से लोगों के लिए लाइफ़ चेंजिंग क का एक पूरा चैप्टर बन सकता है। वो क्या होता है कि अगर वो बताते नहीं हैं, वो डिलीवर नहीं होता तो वो कब्र के मट्टी के अंदर दफ़न हो जाता है और वो किसी के काम नहीं आता। अगर इकबाल ने किताबें ना लिखी होती, इकबाल ने फ़लसफ़ा खुद ही ना लिखा होता, मिर्ज़ा गालिब ने ग़ज़लें ना लिखी होती, मीर तक़ी मीर ने लिखा ना होता, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबें ना लिखी होती, अफ़लातून ने लिखा ना, सकरात ने ना लिखा होता, रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने ना लिखा होता, तो आज हम उनका जो इल्म जिसने पूरी ज़िंदगी में पूरी दुनिया में एक बड़ा इनकलाब पैदा किया, बहुत सी चेंजिंग्स की, बड़ा अभी भी इकबाल के कलाम के ऊपर उसके कंटेंट के ऊपर काम हो रहा है, रिसर्चेज़, हालाँकि वो 100 साल पहले सारा कुछ लिखा हुआ था, जिससे दुनिया
अपनी ज़िंदगी, अपनी चीज़ें क्या कर रही है, बदल रही है। तो आज के ज़माने में जिस तरह से हम सीखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो मैं ये चाहता था कि मैं बाँट दूँ, डिलीवर कर दूँ। तो मेरी ज़िंदगी में साथ-साथ ही सब कुछ है, तो रेहान साहब ने कहा कि बेटे आप सिखाना शुरू कर दें, कि जो आप कर रहे हैं वो आप बता दें। रेहान साहब ने कहा आप कैनवा सीख लें, तो मैंने कैनवा सीख लिया। रेहान साहब ने कहा आप फाइवर, कैनवा फाइवर को अब आप पढ़ाना भी शुरू कर दें। तो उस तरह से फिर हमने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो और मैं कहता हूँ कि इस वजह से हमारी एक इकिगाई होती है, चाइनीज़ जैपनीज़ टर्म है इकिगाई, वो फाइंड होगी कि भाई पैशन कह लें, जिसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कह लें, कि हमें पढ़ाना इतना अच्छा लगता है मुझे, कि मुझे पढ़ाने से बहुत मोहब्बत है। और आपको पता है उस्ताद होना एक निस्बत होता है। उस्ताद होना एक आम सी बात नहीं है। उस्ताद होना जी नादिया, तो उस्ताद होना एक निस्बत होता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ना तो साइंटिस्ट बनाया, ना ही डॉक्टर बनाया, ना ही इंजीनियर बनाया। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम बनाया, टीचर बनाया। यानी कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को रहमत लिल आलमीन बनाया, और रहमत लिल आलमीन के बाद अल्लाह ने टीचर बनाया, उस्ताद बनाया। तो कुदरत के नज़दीक, कायनात के नज़दीक जो सबसे सुपरलेटिव डिग्री है, जो सबसे बड़ा ओहदा, बड़ा मुकाम है, वो उस्ताद होना है, और अल्लाह ने अपने महबूब को अता किया। तो हम तो उनकी निस्बत से, आपकी निस्बत से, आपकी खाके मवाली की निस्बत से अल्लाह ने एक उस्ताद बना दिया। हम कुछ नहीं जानते, ठीक है? हम सिर्फ जो सीख रहे होते हैं, और वही हम दूसरों को क्या सिखाते हैं, हम खुद ही सीख रहे होते हैं, खुद के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, तो वही हम दूसरों को बता देते हैं, दूसरों को सिखा देते हैं। सही, बेहतरीन। भाई मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके पास इतनी सारी नॉलेज कैसे है? अभी आपकी एज आई थिंक 20-21 है, लेकिन आपके पास बातों का ज़ख़ीरा, इन्फॉर्मेशन और ठोस बातें जो मायने रखती हैं, ये सब कैसे आपके अंदर हैं? नादिया, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता, बस ये कुदरती है। सही, माशाल्लाह से, क्योंकि मैं आपको 6 महीने से 6-7 महीने से जानती हूँ पिछले, लेकिन मुझे लगता है कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, एज़ अ टीचर, एज़ अ ह्यूमन, एज़ अ इंसान, आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों के लिए या न्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफ़ीद हैं। वो नॉलेजेबल बातें जो हम किताबों में भी नहीं पढ़ पाते, लेकिन वो आप जो हैं वो बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। तो ये शायद अल्लाह ताला की तरफ से आपको देन है। ये आपका जो है इनाम है, आपकी सोच का, आपका उसका, मुझे तो यही लगता है, और आपकी मदर का सबसे बड़ा हाथ। पेरेंट्स सबसे पहली दरसगाह जो है वो मदर पे होती है, तो आपकी अम्मी को बहुत सलाम है कि वो बहुत खुशनसीब हैं वो, जिनका आप जैसे काबिल जो है बेटे हैं। माशाल्लाह से। भाई मैं जानना चाहूँगी कि आप जो मिशन कर रहे हैं अभी, फ्रीलांसिंग फैलाने का, इन्फॉर्मेशन फैलाने का, इसमें आपको कौन-कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? कौन-कौन सी मुश्किलें जो आपको पेश आ रही हैं? इसमें मुश्किलात के हवाले से कोई मुश्किलात नहीं है, बस हमें अपना काम करना है और उसके ऊपर फ़ोकस करना है। एक्चुअली में मुश्किलात तब आती हैं जब हम गलती करने से घबराते हैं, गलती करने से डरते हैं और खौफ़ को आगे रख लेते हैं कि खौफ़ है। तो जब हम गलती करने से नहीं डरेंगे, जब हम खौफ़ नहीं खाएँगे, बस हम उसको कर दें, अपनी तरफ से जो कोशिश है उसको कर दें, ठीक है? तो फिर मुश्किलात क्या हैं इसके अंदर? बस हम ये चाहते हैं कि इस वक़्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि पाकिस्तान के 145 मिलियन लोग तक फ्रीलांसिंग की अवेयरनेस पहुँचे, क्योंकि उनके ज़हन में फ्रीलांसिंग का वर्ड नहीं सुना, फ्रीलांसिंग के बारे में उन्हें नहीं पता। तो बस यही है कि हमारे पास बहुत से लोग आ जाएँ, लोग इसको यकीन कर लें, लोग आ जाएँ और लोग इसको करना शुरू कर दें और मोबाइल फ़ोन से अपने पैसे कमाना शुरू कर दें।
मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से वो अपने लिए ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मैं एक बहुत सवाल करता हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग तो कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन अर्निंग क्यों नहीं? तो मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से आप कर सकते हैं, तो बस उसकी अवेयरनेस के लिए हमें टीचर्स चाहिए। अभी हमारे पास टीचर्स नहीं है, तो अगर सुनने वालों में, देखने वालों में अगर कोई टीचर हैं और वो फ्रीलांसिंग और इंटरनेट की दुनिया के टीचर बनना चाहते हैं, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा स्कूल है जीएसक्यू डिजिटल स्कूल, जिसमें नादिया भी वर्कशॉप्स देती हैं, उसमें भी आ सकते हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। बेहतरीन, बिल्कुल सही भाई। अच्छा, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रही थी, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, ये आपने एक इंटरव्यू में कहा था, ये आप हमें बताएं जरा सा, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या फर्क होता है? नादिया, हार्ड वर्क ये होता है कि हम सुबह 8 बजे से जाते हैं और शाम 5 बजे तक, 6 बजे तक, 7 बजे तक सख्त गर्मी की तपश के अंदर, सर्दी की शिद्दत के अंदर काम करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना हार्ड वर्क करते हैं कि उसका जो रिवार्ड है, वो उस काम, उस मेहनत के मुताबिक नहीं होता। ये एक सिंपल सा मतलब एक पता। लेकिन स्मार्ट वर्क क्या होता है? अब आपके पास अब आपके पास आ चुका है इंटरनेट, अब आपके पास फ्रीलांसिंग आ चुकी है। तो इंटरनेट और फ्रीलांसिंग पे घर बैठ के काम कर रहे हैं आप। आपको कोई जिस्मानी मुशक्कत नहीं करनी पड़ती, कोई भारी भरकम बोझ नहीं उठाना पड़ता, किसी की सख्ती बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती, आपको गर्मी की तपश को नहीं बर्दाश्त करना, आपको सर्दी की शिद्दत को हील नहीं करना होता। बस आप घर में बैठे हैं, अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या अपने मोबाइल फ़ोन को सिर्फ़ आप अपनी सॉफ्ट यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, जो कि आप मोबाइल उसी पे करें, अपने सिस्टम पे करें। तो मेहनत होती है, लेकिन ये एक स्मार्ट तरीका है, जिसमें दुनिया बदल चुकी है, तरीका काम करने का तरीका बदल चुका है, यानी कि पैसे कमाने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो चुका है। पहले हम बहुत मेहनत करके पैसे कमाते थे, अब आप वही मेहनत अपने घर बैठ के, एक छत तले बैठ के, पंखे के नीचे बैठ के, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल फ़ोन पे करके और इंडिया से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, बहुत से लोगों से वहाँ से डॉलर कमा सकते हैं। सही, बेहतरीन। अच्छा भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप इतने सारे काम कर रहे होते हैं, खुद भी पढ़ा रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं और अपने स्टूडेंट से बात भी कर रहे होते हैं। ये सारे काम मैनेज कैसे करते हैं आप? घर पे भी टाइम दे रहे होते हैं, तो ये सब कैसे मैनेज होता है? नतीजा ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ये सीखा है कि दिन आपका बहुत बड़ा होता है, 24 घंटे छोटे नहीं होते। इंसान को इस्तेमाल करना सीखना है कि 24 घंटों से, क्योंकि एक कामयाब शख्स जो कि करोड़ों रुपए कमाता है, अरबों रुपए कमाता है और एक आम शख्स, एक मज़दूर आदमी जो कि सिर्फ़ 700-800 रुपए में कमाता है, उसको भी अल्लाह ताला ने 24 घंटे दे रखे हैं। एलन मस्क को भी 24 घंटे दे रखे हैं, मुझे भी 24 घंटे दे रखे हैं, आपको भी 24 घंटे दे रखे हैं। अब हर शख्स के 24 घंटे को इस्तेमाल करने का तरीकाकार डिफरेंट है। तो जब हम अपनी प्रायोरिटीज़ को डिफाइन कर लेते हैं, अपने प्रेफ़रेंसेस को डिफाइन कर लेते हैं कि भाई ये मेरी प्रायोरिटीज़, मुझे ये काम करना है। तो फिर आपकी ज़िंदगी से फ़ज़ूल चीज़ें खत्म हो जाती हैं, प्रोक्रेस्टिनेशंस खत्म हो जाती है, फ़ज़ूल चीज़ें खत्म हो जाती हैं, टाइम ज़ाया करना खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से मैं अपने मोबाइल फ़ोन को, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्टिव इस्तेमाल करूँ और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। और इसी तरह से जब मैं अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो ताकि उनकी काउंसलिंग हो जाए, उनको माइंडसेट उनको मिल जाए। तो साथ-साथ कर रहा होता हूँ, मैंने अपना पूरा शाम को मेरे स्कूल की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, 6 बजे से लेके ऑनवर्ड 11-12 बजे तक मेरी स्टिल क्लासेस होती हैं। उससे पहले बहुत से लोग कॉन्टैक्ट्स करते हैं, कॉल्स करते हैं, रोज़ाना मैं 30-40 लोगों से बात कर रहा होता हूँ। वो मुझे कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं और मैं उनसे बात भी कर रहा होता हूँ। तो जब आपको मकसद पता होता है, जब आपको अपना मिशन पता होता है और जब आपका शौक होता है कि नहीं यार मुझे तो करना है, मुझे कंट्रीब्यूट करना है, तो फिर कुदरत भी उसमें आपकी सपोर्टिव बन जाती है और कुदरत भी आपको सपोर्ट करती है। लेकिन इसमें आपकी प्रायोरिटी डिफाइन होना ज़रूरी है। जैसे आप काम करती हैं घर में, तो आपको खाना भी बनाना होता है, बच्चों को भी देखना है और इंटरव्यू, क्योंकि आप बाकायदगी से इंटरव्यू कर रही हैं, तो आपको इंटरव्यू भी करने होते हैं। तो उसके अंदर आपको अब अपनी प्रायोरिटी को डिफाइन करना है कि
अब आपके पास जो थोड़ा-सा टाइम बचता है काम करके, तो अब या तो वो ड्रामा देखने में लगा दें, कि अब जियो न्यूज़ पे, समा न्यूज़ पे बैठ जाओ, एआरवाई पे बैठ जाओ और ड्रामे देख लो, ठीक है? या उसी टाइम को आप प्रोडक्टिव कर दो और उसमें आप इंटरव्यू पढ़ लें, सीख लें, टेडक्स के वीडियो देख लें, कोई किताब पढ़ लें या ऑनलाइन पैसे कमाने के हवाले से अपनी स्किल को ग्रूम कर लें, स्किल को पॉलिश कर लें। तो अब क्या हुआ, क्योंकि जब आपकी प्रायोरिटी डिफाइन होगी तो आपके पास वक़्त भी आ गया। तो प्रायोरिटी को डिफाइन करना ज़रूरी होता है, फिर आप प्रोडक्टिव हो जाते हैं। फिर ये आपको जी, नादिया। सही, बिल्कुल सही भाई। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि अभी आपका 9th 10th आपका बैच शुरू हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ भाई, स्टूडेंट आपने कितने अभी तक स्टूडेंट पढ़ाए हैं? क्योंकि कैनवा फाइवर सीखने के अलावा भी आपके साथ बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितने आप जो है स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं और बता चुके हैं या समझा चुके हैं? जी, नादिया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो हम कैनवा और फाइवर के जो बैचेज़ में 12-1300 लोगों को सिखा चुके हैं। इसके अलावा 600 से ज़ायद एबीसी फ्रीलांसिंग के एबीसी वर्कशॉप के स्टूडेंट्स हैं। और उसके बाद एक कोर्स हमने स्टार्ट किया था यूट्यूब की एबीसीडी के वर्कशॉप। उसके भी कुछ 80-100 के करीब स्टूडेंट्स हैं। तो अभी हमारा बैच 10 कैनवा और फाइवर का स्टार्ट होने जा रहा है कम जून से। एनरोलमेंट के एडमिशन भी स्टार्ट हैं, तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे लोग आए हैं। अभी तो सही। सिखाना, अभी तो थोड़े से लोगों को सिखाना, अब तो 45 लोगों को सिखाना है, जिसमें आप हैं, अन्ना है, नफीसा है। नफीसा बड़ी हिम्मत करती है माशाल्लाह। सादिया बहुत एफर्ट्स कर रही हैं, उनका स्कूल है, वो भी उसके ऊपर काम कर रही हैं। अमीर भाई हैं, उस्मा है। तो अभी हमारे पास थोड़े से लोग हैं और ये अपनी तरफ से मिलके हम सब लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो हमें 145 मिलियन लोग 145 मिलियन लोगों को पढ़ाने तक हमें आराम से नहीं बैठना, हमें मेहनत करनी है, हमें काम करना है, ताकि हर पाकिस्तानी कम से कम 1 लाख रुपए कमाए, ताकि हर पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग करे और वो अपने लिए एक सूटेबल रिसोर्सेज कर सके। बेहतरीन। लेकिन भाई एक सवाल यहाँ आता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रीलांसिंग को नहीं मानते। वो कमेंट्स भी कर रहे होते हैं। आई होप आपको भी मैसेजेस आते होंगे कि ये फेक है, ये झूठे लोग टाइम ज़ाया कर रहे हैं, इस तरह नहीं करना चाहिए, देर आज़ारी होती है और बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। आपके पास भी आते होंगे, तो आप किस तरीके से हैंडल करते हैं उसको? किस तरीके से निग्लेक्ट करते हैं? किस तरीके से नज़रअंदाज करते हैं? क्योंकि ये एक बड़े लोग हैं, मतलब एक लार्ज स्केल है जो फ्रीलांसिंग को नहीं मानती। नादिया, एक्चुअल में ना प्रॉब्लम उनका नहीं है और कहीं न कहीं हद तक उनका सवाल ठीक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन तक और उनके कानों ने कभी वो वर्ड ही नहीं सुना। उनकी आँखों ने कभी फ्रीलांसिंग करते हुए किसी को देखा ही नहीं है। उन्होंने कभी ये देखा ही नहीं है कि इंटरनेट से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। उन्हें कभी ये किसी ने बताया ही नहीं है कि भाई तुम्हारे हाथ में ये जो 20-30 हज़ार वाला मोबाइल फ़ोन है, जिसमें फ़ेसबुक चलता है, जिसमें गूगल चलता है, जिसमें यूट्यूब है, जिसमें आप कैनवा चला सकते हैं, जिसमें आप फाइवर चला सकते हैं और उसके ऊपर काम करके तुम $500 कमा सकते हो। पैसे नहीं, डॉलर्स कमा सकते हो, ठीक है? उसने देखा नहीं है, उसको पता ही नहीं है। तो जिस इंसान ने कभी कोई चीज़ देखी नहीं है, जिस इंसान ने कभी होता हुआ नहीं देखा, उसके कानों ने सुना ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चला। अब फ़र्ज़ कर लें हम बैठे हैं, अब असर की नमाज़ का टाइम हो रहा है, तो अगर अज़ान नहीं हुई, तो कितने सारे लोग बैठे हैं, तो सब अगर एक बंदा थोड़ा-सा बेदार बैठा होगा कि यार असर का टाइम हो गया, आई थिंक अज़ान हो गई तो नमाज़, बाकी कहेंगे हमने अभी तक अज़ान ही नहीं सुनी। तो यानी कि जब तक उसकी तबलीग नहीं होगी, जब तक उसकी आवाज़ नहीं फैलेगी और जब आप जैसे देखें जिस दिन आप जैसे आप कर रही हैं, तो आपको देख के आपकी जो फैमिली है, आपके जो लोग हैं, उनको पता चल गया कि नादिया क्या करती है, इंटरनेट पे काम करती है, नादिया इंटरव्यूज़ करती है। हाँ, इंटरव्यूज़ ऐसे भी किए जाते हैं।
इंटरव्यू से कहते हैं कैसे आप मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों से मुख्तलिफ लोगों को बुला लेती हैं अपने शो में और उसके उनके साथ बात कर रही होती हैं जो कि मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। तो इंटरव्यू से जब आप बात करती हैं तो बहुत से लोग आपको देख रहे होते हैं। तो उन्हें यकीन आ रहा है इस तरह से कि नादिया ने आज एक डिजिटल मार्केटर को बुला लिया। जिस तरह से आपने वो सैयद फैज़ान भाई को बुलाया था, जो कि कनेक्टेड पाकिस्तान के सैयद असलान भाई के छोटे भाई हैं। तो अब जब उन्होंने बताया तो उनको बहुत से लोगों ने सुना, तो उन्हें यकीन आ गया यार ये भाई पैसे कमा रहा है, इंटरनेट से पैसे कमा रहा है। तो इस तरह से जब मिसालें बनेंगी जब मैंने करना शुरू कर दिया, तो पहले तो मेरे खानदान में भी किसी को नहीं पता था। तो जब पता चला है तो अब वो आते हैं मेरे पास आते हैं, भाई मुझे भी सिखा दो ये कैसे होता है। बहुत से लोग चैनल्स बना दिए, किसी ने कहा जी मुझे डिज़ाइनिंग सीखनी है, किसी ने कहा वीडियो एडिटिंग सीखनी है। तो अब क्या है, पहले उनको इल्म नहीं था, यानी कि आगाही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो इल्म मौजूद है, इल्म यूट्यूब पे मौजूद है, गूगल पे मौजूद है, चैट जीपीटी आ गया, अब तो सारा काम आसान हो गया। तो अवेयरनेस नहीं है बस। तो जब अवेयरनेस चली जाएगी तो उनके सवाल खत्म हो जाएंगे, फिर उन्हें यकीन आ जाएगा। फिर वो आज जिस तरह से आप किसी को कह रहे हैं, कल को वो किसी को कह रहे होंगे भाई इंटरनेट सीख लो, फ्रीलांसिंग से पैसे कमा लो। तो ये सबसे बड़ी अवेयरनेस और सबसे बड़ा अहम किरदार अदा जो किया ना वो रेहान साहब ने किया, मेरे मेंटोर मेरे मोहसिन ने किया। मैं कहता हूँ उन्होंने जो फ्रीलांसिंग की अवेयरनेस पूरे पाकिस्तान में दी है, लेकिन हिशाम साहब को बनाने वाले, आज़ाद भाई को बनाने वाले, सनी भाई को बनाने वाले, उस्मान ई कॉमर्स वाला को बनाने वाले, इवन के वो अजीम इंसान है अपने शबो रोज। वो मैं कहता हूँ यकीन करें, मैं उनकी मेहनत देखता हूँ, उनका पोटेंशियल, उनकी फिक्र, उनकी मोहब्बत जो मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए है। मैं जब महसूस करता हूँ तो मेरे कि यार एक बंदा अपना सारा कुछ छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के, अपना काम छोड़ के मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि उसके पाकिस्तानी, उसके मुल्क की कौम के लोग 1 लाख रुपए कमाने वाले बन जाए, तो कितनी बड़ी अज़मत है उस इंसान की। और तो उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, दिन-रात मेहनत काम करते हैं। रेहान साहब रात को भी काम करते हैं, दिन को भी काम करते हैं, बहुत काम करते हैं और बड़ी पोटेंशियल के साथ काम कर रहे होते हैं। तो क्यों है? क्योंकि अभी हमें काम करने की ज़रूरत है। जब आप रोज़ाना बात करेंगे, आप अपने मोहल्ले में अभी नहीं जाती, आप अपने मोहल्ले की 10 औरतों से रोज़ाना बात करें। उनको अपने घर में बुला लें, उनको कहें मैं चाय पिलाऊँ कि आपको, आज मेरी बात सुन लें। वैसे भी तो बुलाती है ना गप्पे-शप्पे मारने के लिए, मिलने चली जाती हैं। उनसे कहें आज मैं आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बताऊँगी। तो जब फ्रीलांसिंग के बारे में उन्हें बताएँगी, तो वो आपसे सवाल करेंगे, पूछेंगे। किसी को पहले कुछ समझ नहीं आएगा, फिर दोबारा बुला लें, दोबारा बता दें। आप किसी दिन खुद चली जाएँ, अपने रिलेटिव्स में जाएँ, अपने दोस्तों के पास जाएँ, उनसे कहें कि भाई ये इंटरनेट है, ये फ्रीलांसिंग से पैसे कमाया जाता है। तो अवेयरनेस फैलाएँ बस, फिर उनको यकीन भी आ जाएगा और उनको समझ भी आ जाएगा। सही, बेहतरीन। बहुत शुक्रिया भाई, मैंने बहुत आपका टाइम लिया और बहुत सारे मेरे क्वेश्चन थे जो मैं आपसे करना चाहती थी। आपने मुझे टाइम दिया और हमारे शो को जो है इज़्ज़त बख्शी। बहुत शुक्रिया। और नादिया आपका बहुत शुक्रिया कि नादिया की बहुत अच्छी बात ये है कि ये मेरी बहुत अच्छे स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट है नादिया। और इनकी सबसे एक अच्छी बात ये है कि मैं इनको जो बात कह देता हूँ, ये उसको उस तरह से मानती जाती हैं। और इन्होंने मेरी बात को माना और इनके 100 इंटरव्यूज़ जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बड़ी मुश्किल मिज़ाजी से, बहुत मेहनत के साथ इन्होंने काम किया, मेहनत की और मैंने इनको अपना स्कूल का जीएसटी डिजिटल स्कूल का डिपार्टमेंट दिया हुआ था, इंटरव्यू डिपार्टमेंट। तो मैं आज आपको एक तो मैं इनको अनाउंस करता हूँ कि मुकम्मल मेरे इंटरव्यू डिपार्टमेंट की चीफ हेड हैं, ठीक है? तो इनको मुबारकबाद उसके ऊपर और जीएसटी डिजिटल स्कूल की टीम की तरफ से। और मैं आप बहुत सबसे शुक्रिया। आपको दावत देता हूँ कि आप नादिया के साथ कनेक्ट हों। नादिया सिखाने वाली फेसबुक पे जाएँ और नादिया से बात करें, इनको मैसेज करें। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपके अंदर काबिलियत है, आप अपना कोई पैगाम, अपना मैसेज जो कि आप दुनिया तक, आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आप नादिया के साथ इंटरव्यू कर लें, इनके साथ टाइम प्लान कर लें, ठीक है? और अगर आप कराची से हैं, क्योंकि ये भी कराची से हैं,
तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इनको अपने घर में बुला लें, इनको चाय पिलाएँ, इनको बिरयानी खिलाएँ, ठीक है? इनसे बातें करें, इनसे फ्रीलांसिंग की एबीसीडी वर्कशॉप के बारे में बात करें, इनसे पूछें इंटरनेट से पैसे कैसे कमाते हैं, काम कैसे करते हैं, इंटरव्यू कैसे करते हैं, तो ये आपको इंटरव्यू करना भी सिखाएँगी। इसी तरह से सादिया हैं, आप उनको भी बात कर सकते हैं, सादिया कॉन्फिडेंस वाली भी आपकी तरफ आ जाएँगी, ठीक है? तो नादिया से आप मिल लें। नादिया आपका नंबर क्या है? मेरा नंबर है 0345276142। तो जी ये इंशाल्लाह नादिया का सब व्हाट्सएप नंबर है, तो आप नादिया को वर्कशॉप शुरू टेक्स्ट करेंगे उसमें। करें। जी, जी। सॉरी सर। और नादिया आपको इंटरव्यू अगर आप इंटरव्यू सीखना चाहते हैं, तो नादिया आपको इंटरव्यू भी सिखा देंगी, ठीक है? और नादिया बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप इसी तरह से फ़ोकस करती रहें, ठीक है? और अपने आप को आगे बढ़ाएँ, क्योंकि जो इंसान अपने आप के ऊपर काम करते हैं, यानी कि खुद को सबसे बड़ा काम खुद को सिखाना। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब मैं नौजवान था तो मैं दुनिया बदलना चाहता था। अब मैं 70 साल का बूढ़ा खुद को बदलना चाहता हूँ। तो यानी कि सबसे बड़ा काम क्या है, वो खुद को बदलना है, खुद को बेहतर करना है। तो अपने ऊपर काम करते जाएँ, सीखते जाएँ और जो सीखते जाएँ, नादिया उसको सिखाते जाएँ, उसको बाँटते जाएँ, ठीक है? तो आप वीडियोज़ भी बनाया करें, इंटरव्यूज़ भी आप कर रही हैं, वर्कशॉप्स भी आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं जीएसक्यू के ऊपर, ठीक है? तो इसको जी, जी। कंटिन्यू करें और बस फ़ोकस करें। और कोई सवाल आपका? इंशाल्लाह। नहीं सर, मैं यही कहना चाह रही थी कि वर्कशॉप शुरू होंगी तो उसमें मेरा नंबर भी होगा और इंशाल्लाह ताला अनकरीब जो है फ्लायर पोस्टें लगी जाएँगी और उसमें हम सब पूरी टीम्स जो है उनके नंबर और डेज़ होंगे। हम लोग वर्कशॉप शुरू कर रहे हैं जल्दी इंशाल्लाह। तो जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं फ्रीलांसिंग क्या है, तो वो हमारे साथ जुड़ें और सीखें। और कोई सवाल नादिया आपका? नहीं भाई, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बहुत शुक्रिया नादिया आपका और चलिए हम इसको एंड कर दें। जी भाई, मैं यही चाह रही थी कि 100 जो मेरा इंटरव्यू है वो मेरा आपके साथ ही हो और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने टाइम दिया और मेरा जो है इंटरव्यू वो सक्सेसफुल हुआ। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। चलिए शुक्रिया आपका नादिया। तो अब ओके भाई। आपने इसको फिर अब आपने आपका जो नेक्स्ट टास्क है नादिया, तो आपने अब अपने जी, 200 इंटरव्यूज़ करने हैं और अब आप इंग्लिश में इंशाल्लाह, इंटरव्यूज़ भी स्टार्ट कर दें, ठीक है? इंशाल्लाह, बिल्कुल। अब आप आपने बोल दिया तो इंग्लिश में इंशाल्लाह मैं तो पूरी वो कोशिश कंटिन्यू करूँगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। 200वाँ जो होगा इंटरव्यू वो आपके साथ होगा सर, इंशाल्लाह। ज़रूर, ज़रूर इंशाल्लाह। शुक्रिया। चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। तो वो वाली बात कहें ना, जी, जब सच्ची हो लगन जब सच्ची हो लगन तो हो जाओ मगन, तो हो जाओ मगन, मुश्किल नहीं कमाना, मुश्किल नहीं कमाना, 1 लाख महाना। 1 लाख महाना। अल्लाह इंशाल्लाह। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर। हम एक ऐड रन करते हैं यहाँ पे और साईं, हमारी फसलों को कीड़े लग रहे हैं, साईं क्या करें? बस आसान करो। आसान करो, हैं? नहीं आजकल तो दुबई के बड़े चक्कर साईं, नई नई पैंट बुशर्ट साईं। साईं कोई हमारा भी दुबई में रोजगार करा दो साईं। आसान करो। आसान करो। चाचू ये थ्योरी समझ नहीं आ रही, समझाए ना कैसे करूं? आसान करो। हैं? आसान करो? बेटे, इसमें तो बड़ा मसला है, शहर भेजना पड़ेगा। दादी आसान करो। आसान करो। यूट्यूब करो, आसान करो। अपनी जिंदगी की हर मुश्किल आसान करो। यूट्यूब करो, सब आसान करो। A public service message by Rehan Foundation.